हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में मैं जो सिलसिला चल रहा था उसमें सोशल ग्रुप के क्लासिफिकेशन को मैं बताऊंगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, इसमें बहुत सारे विद्वानों का विचारधारा अलग अलग है। सामाजिक समूह की चर्चा में हमने उनसे मिलते जुलते स्वरूपों की चर्चा की है। पहले स्वयं सामाजिक समूह अनेक प्रकार के होते हैं। इनका प्रकार भेद इनके गठन, कार्य, सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जर्मनी के समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल ने संख्या के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया है। होमन्स ने सक्रियता एवं भावनात्मक एकता के आधार पर समूहों को बांटा है, परंतु उसने अधिक बल छोटे समूहों पर दिया है। सामाजिक समूहों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार सामाजिक संबंधों की प्रकृति का है। इनका सैद्धांतिक आधार फर्डिनेंड टॉनिज ने अपनी दो धारणाओं गेमेनशैफ्ट एवं गेसेलशॉफ्ट से तैयार किया है। ये जर्मन शब्द हैं। पहले का शाब्दिक अर्थ है समुदाय एवं दूसरे का अर्थ है समाज। यह सामाजिक समूहों का वर्गीकरण नहीं है। टॉनिज के अनुसार प्रत्येक समाज में दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक अनौपचारिक घनिष्ठ सहयोग प्रधान बहुआयामी और संबंधों की प्रगाढ़ता वाला, जिसे उसने गेमेनशैफ्ट कहा है। उदाहरण के लिए परिवार, गांव, क्लब आदि के संबंधों में ऐसे ही संबंध होते हैं। दूसरे प्रकार के संबंध औपचारिक, एकांगी, हित आधारित, नियम प्रधान एवं द्वितीय किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं, जिसे उसने गेसेलशॉफ्ट कहा है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक दल, शहर, कॉलेज, कारखाना आदि के सदस्यों में ऐसे संबंध होते हैं। टॉनी से पहले अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम ग्राहम समनर ने फॉकवेज 1893 में सदस्यों की हम भावना के आधार पर अंतः समूह इन ग्रुप एवं बाह्य समूह आउट ग्रुप की धारणा दी थी। अंतः समूह एवं बाह्य समूह सापेक्षिक शब्द है। अंतः समूह वे हैं जिनसे एक व्यक्ति अपने को घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ समझता है, परंतु समूह के दूसरे सदस्यों से भाईचारे के संबंध रखता है एवं दूसरे के व्यवहार में हमारा समूह जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। बाह्य समूह वे हैं जिनसे व्यक्ति घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं है, जिसके सदस्यों से इसके नियमित संपर्क नहीं है एवं जिनसे वह निकटता का अनुभव नहीं करता है। मर्टन ने कहा कि अंतः समूह के सदस्यों से बाह्य समूह के सदस्यों को दुश्मनी होती है, परंतु स्वयं समनर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो जरूरी नहीं कि उनसे दुश्मनी हो। एक राष्ट्र के नागरिकों के लिए दूसरा राष्ट्र बाह्य समूह होता है। ऐसे में स्पष्ट दुश्मनी नहीं तो एक सुप्त दुर्भावना, डोरमेंट हॉस्टिलिटी रहती है। सामाजिक समूह एवं संबंधों की व्याख्या के लिए यह वर्गीकरण उपयोगी नहीं है। इसलिए अपनी तमाम प्रसिद्धि के बावजूद अध्ययनों एवं विश्लेषणों में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। सामाजिक समूह का सबसे प्रचलित एवं प्रभावशाली वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी समूहों का। ये सामाजिक संबंधों की भिन्नता पर आधारित है। यह वर्गीकरण अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स हॉटन कूले का नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। कूले ने केवल प्राथमिक समूह की धारणा अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में दिया था। कूले मनोविज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित थे और छोटे समूहों में व्यक्तियों के व्यवहार एवं संपर्क को न केवल व्यक्तित्व के विकास के लिए बल्कि सामाजिक संरचनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण मानते थे। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह छोटे घनिष्ठ संबंधों वाले, अधिक सहयोग वाले एवं सदस्यों में एक दूसरे को चेहरों से जानने वाले होते हैं। ऐसे समूह अनेक मामलों में प्राथमिक होते हैं, पर मूल रूप से व्यक्तियों में सामाजिकता की भावना और साथ ही स्व की भावना प्रेरित करने में प्राथमिक महत्व के होते हैं।
प्राथमिक समूह में सदस्यों में एक दूसरे के प्रति संवेदना एवं पारस्परिक तादात्म्य होता है। प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण सदस्यों का एक दूसरे को चेहरे से जानना और इसके कारण व्यक्तिगत संबंध का होना। स्वाभाविक है कि लोग एक दूसरे को चेहरे से एक छोटे समूह में ही जान सकते हैं, परंतु इस व्यक्तिगत संबंध का यह अर्थ नहीं है कि इसके कारण समूह का व्यक्तियों पर निर्बाध प्रभाव होता है। इसका दूसरा लक्षण है उद्देश्यों की एकरूपता है। इसका अर्थ है सदस्यों में उद्देश्यों के प्रति समान प्रतिबद्धता। उदाहरण के लिए परिवार में अथवा दोस्तों के समूह में वे उद्देश्यों के प्रति इतने एकनिष्ठ होते हैं कि स्वयं ही आगे बढ़कर कार्य करते हैं। तृतीय है प्राथमिक समूह में उद्देश्य अथवा समान हित गौड़ होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राथमिक समूह अपने आप में लक्ष्य है, यानी सदस्यता से ही व्यक्ति संतुष्ट अथवा प्रसन्न हो जाता है। वस्तुतः प्राथमिक समूहों का गठन उद्देश्यों के आधार पर नहीं होता। उदाहरण के लिए दोस्त एक दूसरे से सार्थक लाभ के लिए दोस्ती नहीं करते, और यदि करते हैं तो वे दोस्त नहीं है एवं प्राथमिक समूह के परिचायक नहीं है। परिवार में विवाह के समय लाभ हानि का हिसाब जरूर किया जाता है, परंतु विवाह के बाद आमतौर पर सीधे स्वार्थों की पूर्ति गौण हो जाती है। प्राथमिक समूह का चौथा लक्षण संबंधों की संपूर्णता है। ऐसे समूहों में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए गांव के आदमी से, परिवार के सदस्य से, दोस्तों से लोग सभी तरह की बातें करते हैं। उनमें नौकरी, प्रेमिका, विवाह आदि ये सब बातें हो सकती हैं। इसके विपरीत एक नौकर अपने मालिक से, एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से केवल एक ही प्रकार के संबंध स्थापित करता है। प्राथमिक समूहों में संबंधों में पांचवा अपने आप एवं स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसके लिए किसी योग्यता आवेदन पत्र अथवा सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। गांव के लोगों या परिवार के लोगों या पड़ोस अथवा दोस्तों के संबंध स्वाभाविक रूप से स्वतः विकसित होते हैं। मोहल्ले में जब कोई नया परिवार आता है तो धीरे धीरे उसके मोहल्ले के अन्य लोगों का संबंध अपने आप विकसित हो जाता है। स्वयं कूले ने प्राथमिक समूह के उदाहरण के रूप में परिवार, पड़ोस, खेल समूह का उल्लेख किया था। ये सभी ऐसे समूह हैं जहां संबंध स्वतः विकसित होते हैं। प्राथमिक समूह का एक अन्य लक्षण में यह है कि अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अपने स्वरूप में अनौपचारिकता, संबंधों में घनिष्ठता एवं प्रकृति में गैर उपयोगितावादी होते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावशाली होते हैं। परिवार या पड़ोस किसी व्यक्ति के हर मामले में हस्तक्षेप करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भी प्राथमिक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वयं कूले ने किसी व्यक्ति के जीवन में और विशेष रूप से उसके सामाजिक संबंधों में प्राथमिक समूहों को अत्यंत महत्वपूर्ण कहा है। संभवतः कूले द्वारा प्राथमिक समूहों को इतना महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापी कहने के कारण ही कूले के विचारों की उतनी अधिक आलोचना हुई एवं 30 के दशक के आरंभिक वर्षों में द्वैत्विक समूह, सेकेंडरी ग्रुप की धारणा का विकास प्राथमिक समूह के विपरीतार्थक समूह के रूप में हो गया। इन आलोचकों में एल्सवर्थ फेरिस का नाम महत्वपूर्ण है। फेरिस के अनुसार वर्तमान औद्योगिक युग में बड़े औपचारिक एवं विशेषीकृत संगठनों का विकास हुआ है। ये व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए अस्पताल, कॉलेज, न्यायालय, कारखाना, होटल इत्यादि आज के जमाने में बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए यह कहना कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन में केवल प्राथमिक समूहों का योगदान है, गलत है। द्वितीयक समूह अधिक सदस्यों वाले, आकार में बड़े, विशेष कार्य वाले, औपचारिक, उद्देश्य प्रधान एवं नियम प्रधान समूहों को कहते हैं। आधुनिक युग में इनकी संख्या बहुत बड़ी है। राजनीतिक दल, कारखाना, शहर, अस्पताल, कॉलेज आदि इसके विशेष उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह में व्यक्तियों में संपर्क एवं संबंध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। सदस्य हितों अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं। सदस्यों का आपसी संपर्क नियमों द्वारा निर्देशित होता है। सदस्यों के संबंध एवं संपर्क औपचारिक होते हैं। ये संबंध एकांकी अथवा एक पक्षीय भी होता है।
प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह एक दूसरे के उल्टे समूह हैं। इनमें एक ही समानता है कि एक ही व्यक्ति प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह का एक ही समय में सदस्य होता है और ये दोनों एक ही समाज के अंग होते हैं। जनजातीय समाजों में आमतौर पर द्वितीयक समूह होते ही नहीं है एवं कृषक समाजों में भी प्राथमिक समूहों की ही प्रधानता होती है। इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में द्वितीयक समूहों की संख्या निश्चित रूप से अधिक होती है, परंतु प्राथमिक समूह यहां भी अपरिहार्य एवं सशक्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का। अब नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों में अंतर बताऊंगा। तब तक ओके, गुड बाय।